सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज के इस शुभ दिन की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए मैं आपकी अध्यापिका इस वीडियो में आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखने वाले हैं कि हिंदी भाषा का अध्ययन कर हम किन किन क्षेत्रों में अपने लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर हिंदी भाषा का महत्व क्या है। आज इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो आज कक्षा 11वीं के पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित पाठ क्रमांक 14 हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं डॉक्टर दामोदर खड़से द्वारा लिखित यह पाठ है। दामोदर खड़से जी के बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि दामोदर खड़से जो है उनका जन्म 11 नवंबर 1948 को जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा रामपुर में हुई। स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा आपने नागपुर विश्वविद्यालय से ली है। 30 वर्षों तक आप बैंक में सहायक महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत रहे। आप कवि, कथाकार, अनुवादक के रूप में हिंदी साहित्याकाश पर छाए हुए हैं। आपको राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भटकते कोलंबस, पार्टनर, गौरैया को तो गुस्सा नहीं आता, यह आपकी कहानी संग्रह है। काला सूरज, भगदड़, बादल राग उपन्यास है। सन्नाटे में रोशनी, नदी कभी नहीं सूखती आदि आपके कविता संग्रह है। मराठी से 21 कृतियों का आपने हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। यह जो पाठ है, यह पाठ इसकी जो विधा है यह भाषण विधा है। हम देखेंगे ये हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावना है, यह भाषण विधा के अंतर्गत पाठ है। जनमानस को अपने विचारों से अवगत कराने का यह एक साधन है और बहुत ही सशक्त साधन है। एक साथ कई लोगों तक हम अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं और उसके लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में भाषण को हम लेते हैं। भाषण करना एक कला है और भाषण के द्वारा हम अपने विचारों को या फिर हमें जो बात लोगों तक पहुंचानी है वह पहुंचाने के कार्य हम भाषण के द्वारा कर सकते हैं। और भाषण में इस कला में पारंगत व्यक्ति जो है अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने में, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करने में हमेशा सफल रहता है। और यही कारण है कि हमारे भारत में कई ऐसे क्रांतिकारी, देशभक्त, समाज सुधारक हो चुके थे जिन्होंने जब अंग्रेजों का शासन था उस वक्त भाषण के द्वारा अपने विचारों से लोगों को अवगत कराया, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया और अपना लोहा मनवाने का काम किया। जिसमें कि हम स्वामी विवेकानंद जी की बात कह सकते हैं। शिकागो की धर्म परिषद में आपने बस मेरे प्रिय भाई और बहनें यह इस एक वाक्य से पूरे विश्व को जीत लिया था और भारत की संस्कृति से, भारत के संस्कारों से पूरे विश्व को अवगत कराया था। तो आज भी हम स्वामी विवेकानंद जी के उस भाषण को याद करते हैं। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर सकते हैं जिन्होंने देश की जनता को आगाह करने के लिए कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भाषण द्वारा अपने विचार जो है लोगों तक पहुंचाए। उसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू, हमने देखा था कि 14 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में उन्होंने तमाम भारतीयों को संबोधित करते हुए भाषण किया था और अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का वह माध्यम उन्होंने रेडियो के माध्यम से चुना था। रेडियो पर उनका वह भाषण हुआ था। तो ऐसे महापुरुष हैं जिनके भाषणों से जनमानस को प्रभावित किया गया। ऐसे व्यक्तियों ने अपने विचार जनमानस तक पहुंचाने के लिए भाषण का सहारा लिया। तो भाषण एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाया जा सकता है। और हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावना, यह पाठ भी भाषण विधा के अंतर्गत आता है। दामोदर खड़से जी द्वारा किया हुआ यह एक भाषण है जिसका कुछ अंश संकलित किया गया है। प्रस्तुत पाठ में भाषण का संकलित अंश दिया गया है। हिंदी के माध्यम से रोजगार की बढ़ती संभावनाएं। यहाँ पर उज्जवल भविष्य की संभावनाएं यानी कि आने वाले समय में हिंदी का अध्ययन करके हम अपने लिए किस तरह का रोजगार उपलब्ध करा
करा सकते हैं, यह बताने की इस पाठ में कोशिश की गई है, इस भाषण द्वारा बताया गया है। लेखक के अनुसार आज कई क्षेत्र में हिंदी के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। आवश्यकता है तो बस अपना क्षेत्र चयन करने की, चुनने की आवश्यकता है कि हम किस क्षेत्र में जाए। हिंदी का अध्ययन करके कई ऐसे क्षेत्र, कई ऐसे द्वार खुले हुए हैं हमारे पास रोजगार के, बस आवश्यकता यह है कि हम उसके अंतर्गत चयन करें। देश विदेश में हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व को वक्ता ने सहज, सरल, स्वाभाविक तथा जानकारी परक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यानी विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का महत्व और हिंदी में रोजगार की संभावनाएं क्या है, इससे परिचित कराने के लिए यहाँ पर भाषण किया गया था और ये इस पाठ के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। हिंदी विषय का अध्ययन कर हम किन क्षेत्रों में अवसर प्राप्त कर सकते हैं, इस पाठ से हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हिंदी हमारी राजभाषा है और राजभाषा वही होती है जो उस देश के जनता के मुख से बोली जाने वाली जनभाषा जिसे हम कहेंगे, वह हिंदी जो है हमारी जनभाषा है। यानी भारत के करोड़ों लोग जो है वह इस भाषा से अवगत है, यह इस भाषा को समझते हैं और बोलते हैं और इसलिए हिंदी जनभाषा कहलाती है। दूसरी बात यह है कि वह हिंदी जो है संपर्क की भाषा है। हिंदी को राजभाषा का स्थान क्यों दिया गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा क्यों दिया गया, तो किसी भी देश में उसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में संपर्क की भाषा होती है, वही उस देश की राजभाषा होती है। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा बातचीत, सबसे ज्यादा संपर्क अगर किस भाषा में होता है तो वह हिंदी भाषा में है। तो हिंदी हमारी संपर्क की भाषा है। किसी भी शहर में, किसी भी गांव में आप चले जाओ, अगर आपको बातचीत करनी है, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा आपको ना आती हो, लेकिन अगर आपको हिंदी भाषा आती है तो आप वहाँ के लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हिंदी संपर्क भाषा कहलाती है। आज के इस क्षेत्र में जब हम देखेंगे, आधुनिक तंत्रज्ञान वाला यह युग है, 21वीं सदी में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा विज्ञापन की भाषा जो है वह हिंदी है। अगर हम टीवी के सामने बैठेंगे, टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं, रेडियो सुनने के लिए बैठ जाते हैं, तो हर कुछ भाग के बाद, हर मिनट के बाद हमें एक विज्ञापन वहां पर दिखाई देता है और हम देखेंगे कि हर एक टीवी चैनल पर सबसे ज्यादा विज्ञापन अगर किस भाषा के आते हैं तो वह हिंदी भाषा के विज्ञापन है और इसलिए विज्ञापन की भाषा भी हिंदी है। दूसरी बात है कि मीडिया की भाषा हिंदी है। अगर हम देखेंगे टीवी चैनलों पर, आप देखोगे कि आपके रिमोट के हिसाब से जब भी आप चैनल बदलते हो, हर चैनल पर आपको ज्यादा से ज्यादा समाचार वाले जो चैनल हैं वह हिंदी भाषा में दिखाई देंगे। यहाँ पर कहने का उद्देश्य यह है कि हिंदी जनमानस की भाषा है, जनमानस की बोलचाल की भाषा है, लोगों में संवाद की भाषा अगर कौन सी है तो वह हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा का यह महत्व है कि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी का ज्ञान करोड़ों लोगों को है, सिर्फ भारत में ही नहीं वैश्विक स्तर पर अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वह हिंदी भाषा है। किसी भी देश की जो मुख्य भाषा है उस भाषा के बाद अगर किसी भाषा का अगर विश्व के देशों ने स्वीकार किया है तो वह हिंदी भाषा का स्वीकार किया गया है। अमेरिका में भी अगर हम देखेंगे तो उनकी अंग्रेजी भाषा के बाद दूसरे स्थान पर अगर कोई भाषा है तो वह हिंदी भाषा है। जापान और चीन जैसे विकसित देशों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी उनकी क्षेत्रीय भाषा के बाद या उनकी राजभाषा के बाद अगर दूसरा स्थान किसी भाषा को दिया जाए तो वह हिंदी भाषा का है। जापान और चीन ऐसे विकसित देश है जहां पर अंग्रेजी का स्वीकार नहीं किया गया है, वहां पर दूसरे स्थान पर उनकी राजभाषा, उनकी राष्ट्रभाषा को छोड़कर अगर दूसरी भाषा का स्वीकार किया गया है तो वह हिंदी भाषा का है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो हिंदी भाषा
भाषा वैश्विक स्तर पर भी अपना लोहा मनवा रही है। कई ऐसे विकसित देश हैं जिन्होंने हिंदी को स्वीकार कर लिया है। आगे हम ये देखेंगे कि दामोदर खड़से जी हमें जो बताना चाहते हैं कि हिंदी में रोजगार की संभावनाएं हैं, तो वो किस तरह की है। हिंदी का अध्ययन कर हिंदी में स्नातकोत्तर की पदवी प्राप्त करने के बाद हम किस दिशा में प्रयास करके हिंदी में अपने लिए रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हिंदी में रोजगार है एवं रोजगार के लिए ही हिंदी बनी है। कैसे? तो वैश्वीकरण का जमाना आ गया है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया है। और ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? तो विदेशी विभिन्न देशों के लोगों के साथ, वहाँ की सरकारों के साथ, वहाँ की कंपनियों के साथ, यहाँ तक नहीं व्यापारिक दृष्टि से हो, सांस्कृतिक दृष्टि से हो, लोगों को एकत्रित करना यानी ग्लोबलाइजेशन है। और ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी बाहरी देश की जितनी भी कंपनियां हैं वो भारत में आ रही हैं, या फिर भारत में जो अच्छे उत्पाद लिए हुए हैं वह कंपनियां विदेशों में भी जाकर अपने उत्पाद बेचने का काम कर रही है। यानी वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि बाहरी विदेशी कंपनियां भारत में आ सकती है और भारत के लोग भी विदेशों में जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें वहां जाना है या फिर उन लोगों को यहाँ आना है तो उन्हें हमारी राजभाषा सीखना आवश्यक है, जो कि हिंदी है। और अगर उन्हें हमारे यहाँ आकर व्यापार करना है, उन्हें यहाँ आकर हम उनके उत्पाद बेचने हैं, तो वह हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। जॉर्ज बुश के द्वारा यह कथन किया गया है कि अगर हमें भारत से व्यापार करना है तो हमें हिंदी का स्वीकार करना आवश्यक है, हिंदी का अध्ययन करना आवश्यक है। तो वे लोग हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें व्यापारिक दृष्टिया अपने आप को मजबूत बनाना है। तो हमें भी ये चाहिए कि हम हिंदी का अध्ययन कर ऐसी कंपनियों से संपर्क स्थापित करें, या फिर हमारी भी जो कंपनियां हैं, हमारे भी उत्पाद जो है हम विदेशों में जाकर अगर हमें बेचने हैं तो हमें हिंदी का अध्ययन करना आवश्यक है। हिंदी के अध्ययन द्वारा आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उत्पाद बेचने का कार्य कर सकते हैं। यह वैश्वीकरण के कारण यह काम हो रहा है। अब दूसरी बात हम देखेंगे, वैश्वीकरण हो रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे यहाँ आ रही है, उनका उत्पाद बेच रही है। अगली बात यह है कि हिंदी जो है संघ की भाषा है, हिंदी हमारे देश की भाषा है और संघ की भाषा होने के कारण हिंदी सरकारी कामकाजों में उसका उपयोग किया जाता है। संघ की भाषा होने के कारण राजभाषा में ही सरकारी कामकाज होते हैं और यही कारण है कि मंत्रालय में, संसद और सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा के द्वारा पत्र व्यवहार किया जाता है और हिंदी ही भाषा में उसका उत्तर भी दिया जाता है। सरकारी कार्यालयों में अगर हम बात करेंगे तो केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय हैं वहां पर हिंदी भाषा का ज्ञान रखने वाले अनुवादक की आवश्यकता है। यानी जो पत्र अंग्रेजी में आए हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण के माध्यम से जब भारत से पत्र व्यवहार कर रही है व्यापार करने के लिए, तो ऐसे अंग्रेजी के पत्रों का अनुवादन, ट्रांसलेशन जिसे हम कहते हैं, हिंदी में करने के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवादक की आवश्यकता है और हिंदी में स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर आप अनुवादन का यानी मानक हिंदी का अध्ययन जब आप करते हो तब आप अनुवादक का कार्य कर सकते हो और केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवादक की भारी आवश्यकता पड़ रही है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो केंद्र सरकार के कार्यालय में लिपिक के बहुत सारे पदों की आवश्यकता होती है। अगर आप देखोगे तो अभी कई सारे जगह ऐसी होती है जो केंद्र सरकार के कार्यालयों में भरनी होती है। कई सारे विज्ञापन हम देखते हैं जहां पर लिखा हुआ होता है कि केंद्र सरकार या मंत्रालय में लिपिक पद की भर्ती के लिए आवेदन कीजिए। तो वहां पर केंद्र सरकार के कार्यालय में लिपिकों के पदों की भर्ती होती है। वहां पर हमें आवश्यक यह है कि हम हिंदी भाषा का ज्ञान हो, हिंदी भाषा में हम टंकलेखन कर सके, हिंदी भाषा में
केंद्र सरकार के कार्यालयों में पड़ती है। और इन अनुवादक और लिपिक के साथ साथ अधिकारी वर्ग की आवश्यकता भी केंद्र सरकार के कार्यालयों में पड़ती है। साथ ही साथ इन सभी पर नियंत्रण रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। यानी हिंदी भाषा का ज्ञान अवगत कर हम केंद्र सरकार के कार्यालयों में विविध पदों पर अपने लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। साथ में हम ये देखेंगे कि सहायक निदेशक के पद होते हैं केंद्र सरकार के कार्यालयों में, उपनिदेशक के पद होते हैं, संयुक्त निदेशक के पद होते हैं। यह सारे भारत सरकार के गृह मंत्रालय में इनकी आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ जहां पर हमने देखा कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवादक की आवश्यकता है, लिपिक की आवश्यकता है, अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकता है। और जब ऐसे पदों की भर्ती की जाती है और वहां पर अगर 100 से अधिक कर्मचारी एक कार्यालय में होंगे तो उनके लिए एक राजभाषा अधिकारी नियुक्त किया जाता है।